हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस ट्यूटर्स। तो आज हम 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स मैथ्स पार्ट 2 एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी सबको 10th स्टैंडर्ड में था, सबको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है। एक इजी चैप्टर था, अब 11th स्टैंडर्ड में भी है, पर थोड़ा एडवांस लेवल के सम्स रहेंगे ऑफ कोर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल मीनिंग हिंदी में बोल सकते हैं संभावना, और इंग्लिश में उसका दूसरा वर्ड है पॉसिबिलिटीज़। बट किस चीज़ का पॉसिबिलिटीज़? एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, जैसे कि बारिश। अगर मैंने पूछा कि कल बारिश होगा या नहीं होगा, तो उसके प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकते हैं बारिश होने के। इसके दो आंसर है, एक तो येस और नो। येस में बारिश होगा और नो में बारिश नहीं होगा। तो हम डेफिनेशन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का क्या है टेक्स्ट बुक में। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज चांस। जैसे कि मैंने वही बोला, चांसेस। द वर्ड सच एज चांस, प्रॉबेबली, लाइकली, पॉसिबली आर यूज्ड इन रियल लाइफ। और एक एग्जांपल है जैसे कि कॉइन्स का। कॉइन्स को सब लोग ने टॉस किया ही होगा अपने रियल लाइफ में। अब कॉइन टॉस होने के बाद उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, मतलब चांसेस क्या क्या है आने के। दो चांस है, हेड और टेल। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी पूरा अजम्पशंस पे है, मतलब गेस करने पे। जो भी चीज़ होगा उसका हमको पूरा आंसर पता है, जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट्स है हमको सब पता है, पर एग्जैक्ट क्या आएगा वो हमें नहीं पता। तो ये प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में आ सकता है। जैसे कि कॉइन्स का एग्जांपल एक सिंपल है, हमें पता है हेड और टेल इसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स है, बट एग्जैक्ट टॉस होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा वो हमें पता नहीं। वो हमें गेस कर सकते हैं। अगर हमारा लक अच्छा रहेगा तो अगर हमने हेड बोला और हेड आया तो हमारा लक अच्छा है, बट हमने हेड वो एक गेस किया, ठीक है। तो अब मैथ्स में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर है उसमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे कि टॉस का, डाइस का तो सब खेले ही है स्नेक एंड लैडर, लूडो में। तो प्रोबेबिलिटी में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है रिजल्ट आने के, मतलब जो चांस है, जितने भी आंसर्स है वो हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं। 10th स्टैंडर्ड में भी सैम्पल स्पेस में लिखते थे। सबको सेट्स पता है क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो ये सब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है वो हमको याद करना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड में से। तो जो मैंने सैम्पल स्पेस के बारे में बताया था, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सैम्पल स्पेस में लिखा जाता है, कैपिटल एस। और सेट्स है तो इसलिए उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब ये जो एन ऑफ एस है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस को बोलते हैं एन ऑफ एस। और उसमें से जो फेवरेबल आउटकम्स है आने के, फेवरेबल मतलब जो चांस है आने के आंसर में, उसको हम एक इवेंट में लिखते हैं। अब वो इवेंट कौन सा भी इवेंट रह सकता है, ए टू जेड में कोई सा भी कैपिटल लेटर एस को छोड़ के, क्योंकि ये सैम्पल स्पेस के लिए रहता है। तो ए टू जेड में एस को छोड़ के कौन सा भी कैपिटल लेटर जो क्वेश्चन में दिया हो वो एक इवेंट रहता है, ठीक है। जो फेवरेबल आउटकम्स रहते हैं वो एक इवेंट सेट में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक इवेंट सेट है तो वो भी एक सेट ही रहेगा, इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हैं। और सेम एन ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो सबको याद ही रहेगा, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट। अब यहाँ पे ए दिया है इसलिए ए लिया है हमने, तो उसमें क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे 6 है इसलिए 6 आया, एन ऑफ एस में 12 है इसलिए 12 आया। अब 6 अपॉन 12 कितना देता है, हाफ। ये इजी था, ये थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम। अब सेट्स के बारे में तो पता ही है, 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर था सेट्स। तो बहुत बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी है, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। अब याद नहीं रहा तो ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएगा मैं वो कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत जो न्यू कॉन्सेप्ट्स है उसको भी इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा। तो अब एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, स्टेट द सैम्पल स्पेस एंड एन ऑफ एस, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ए, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन है जिसको 2 बार उड़ाया है। अब एक कंडीशन दिया है, इफ़ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, मतलब जब सेकेंड थ्रो पे अगर टेल आता है तो एक डाई को फेंका दिया है, और डाई इज थ्रोन। वापिस से पढ़ रहा हूँ, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ अ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, और डाई इज थ्रोन। एक कॉइन है, 2 बार उसको टॉस किया गया है, ठीक है।
अगर सेकेंड, एक कंडीशन दिया, अगर सेकेंड थ्रो पे टेल आता है मतलब टी, तो वो लोग ने एक डाइस फेंका है। अब डाइस में भी कितने चांस है आने के, डाइस सब लोग ने सबको पता है डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 साइड रहते हैं और सब में 1 से लेके 6 का नंबर दिया रहता है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर सेकेंड थ्रो पे टेल आता है तो एक डाइस फेंका जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं इसका सैंपल स्पेस कैसे आएगा। तो अब 2 कॉइन टॉस किया है इसलिए 2 बार होगा। तो पहले देखते हैं एच एच टी एच, ये हो गया। अब कंडीशन के हिसाब से इन लोग ने क्या बोला है, इफ़ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, तो सेकेंड थ्रो अब यह आ गया टेल, सेकेंड पे टेल आ गया, तो उसने कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है कि एक डाइस को फेंका गया है, इसलिए 1। लेकिन अभी डाइस में कितने नंबर रहते हैं टोटल 6, इसलिए हमें 6 अलग लिखना है। तो TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT6, ये हो गया डबल टेल के लिए। अब और एक हो सकता है जो है HT, तो उसमें आ जाएगा HT1 HT2 HT3 अप टू HT6। अब यहाँ पे ये लोग ने एन ऑफ एस भी लिखने बोला है, तो मैंने जब काउंट किया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14 आए, इसलिए यहाँ पे एन ऑफ एस इक्वल्स टू 14। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड इवेंट में क्या दिया है। सेम, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। अब यहाँ पे हेड दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में टेल था, अब यहाँ पे हेड दिया है, ठीक है। एक कंडीशन के बाद में वापस से सेम, एक कॉइन को 2 बार उड़ाया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर सेकेंड इसमें हेड आता है तो वापस से एक डाई को फेंका गया है। लेकिन इसके बाद और एक कंडीशन दिया है, अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस्ड। ये मैं सेकेंड हाफ में आपको समझाता हूँ क्या है। पहले इसके लिए हम इतना तलक के लिए सैंपल स्पेस लिख देते हैं। बी पार्ट के लिए अब यहाँ पे लोग ने हेड के लिए बोला है, तो हम लोग पहले टेल के लिए लिख देते हैं। तो TT एंड HT। अभी लोग ने क्या बोला है कि अगर सेकेंड पे हेड रहा तो डाइज आएगा। तो सेकेंड पे हेड पे कौन से पॉसिबिलिटीज़ है, पहला तो HH रहेगा, तो सेकेंड पोजीशन पे H आया तो डाइस आ जाएगा अप टू H6। और कौन सा चांस है TH में, तो TH1 TH2 TH3 अप टू TH6। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में और एक स्टेटमेंट दिया है लास्ट में। क्या है स्टेटमेंट वो, कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन हेड अ डाइस थ्रोन। अब सेकेंड हेड आया, उसके हिसाब से हमने डाइस फेंक दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू 6 तक। पर लास्ट में ये लोग ने क्या बोला है कि अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस्ड। अदरवाइज मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दिया है हेड के लिए, ठीक है, तो हेड के लिए कंडीशन क्या दिया है कि डाइस थ्रोन। पर यहाँ पे ये लोग ने और एक कंडीशन दिया है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब हेड के अपोजिट, हेड के अपोजिट एक क्या हो जाता है अदरवाइज बोला तो टेल। तो जब टेल आता है मतलब अदरवाइज केस में, तो इतना याद रखना, प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व करने के टाइम पे आपका इंग्लिश अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और लोग वर्ड्स के साथ खेलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स के साथ। तो अगर ये तुम लोग मिस कर देते हो तो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस्ड, अदरवाइज मतलब हेड के अदरवाइज में और कौन सा चांस है आने का, टेल। तो जब सेकेंड पोजिशन पे अगर टेल आता है तो वापस से कॉइन टॉस हो रहा है। वापस से बता रहा हूँ, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस किया है। इफ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, सेकेंड पे अगर हेड आता है डाइस थ्रोन। अब सेकेंड पे जहाँ पे हेड जिधर हेड आया है वहाँ पे मैंने डाइस को फेंका है और 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू 6 तक लिखा है। लेकिन और एक स्टेटमेंट दिया है अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस्ड। हेड के अदरवाइज में क्या है, टेल। तो जब सेकेंड पोजीशन पे टेल आता है तो वापस से वो लोग ने कॉइन को टॉस किया है। तो यहाँ पे
चेंजेस आ जाएंगे थोड़े सैम्पल स्पेस पे। तो जहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे टेल है वहाँ पे हमें वापस से कॉइन को टॉस करना है। तो जब कॉइन को टॉस करेंगे वापस से दो चांसेस रहेंगे, एक हेड के लिए और एक टेल के लिए। तो वहाँ पे चेक करना है कि कौन से जगह पे सेकेंड पोजीशन पे टेल है। एक यहाँ पे टेल है और यहाँ पे टेल है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब सेकेंड पोजीशन पे मतलब जो अदरवाइज बोला है, अदरवाइज अ कॉइन इज टॉस्ड, तो हेड के अदरवाइज में आ गया टेल, वापस से कॉइन को उड़ाना है। तो दो चांस रहेंगे कॉइन उड़ाने के बाद, वापस से क्या रहेगा, हेड और टेल। तो पहले हम एक हेड के लिए लिख देंगे, तो यहाँ पे एक एच ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी एक एच ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉइन के उड़ाने के बाद दो चांसेस रहते हैं, हेड और टेल के लिए, तो इसलिए हम लोग को लास्ट में टेल के लिए भी लिखना है। तो ट्रिपल टी एंड एच टी टी। तो कंडीशन के हिसाब से जहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे टेल है, इधर 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 और इधर, मैंने कॉइन को टॉस किया है। अब कॉइन को टॉस करने के बाद वापस से दो आ जाता है, हेड और टेल। तो यहाँ पे मैंने हेड के लिए लिख दिया और टेल के लिए भी लिख दिया। और हेड का जो कंडीशन था, अगर सेकेंड पोजीशन पे हेड रहा तो डाइस को फेंका है, इसलिए 1 2 3 4 अप टू 6, 1 2 3 4 अप टू 6। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ बैग देर आर 3 बॉल्स, ठीक है। एक बैग के अंदर 3 बॉल है, ब्लैक, 1 रेड एंड 1 ग्रीन। 3 कलर के बॉल है, ब्लैक कलर का, रेड एंड ग्रीन। अब क्या दिया है वो लोग ने, 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर। 2 बॉल को निकाला गया है वो बैग में से, वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक, विथ रिप्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट। मैं बताता हूँ क्यों। क्वेश्चन में दिया है एक बैग के अंदर 3 कलर के बॉल है, ब्लैक, रेड और ग्रीन। उसमें से 2 बॉल को एक के बाद एक, ठीक है, एक साथ नहीं, एक के बाद एक है, जो 1 आफ्टर अनदर बोला है मतलब एक के बाद एक, मतलब एक एक करके निकाला है। विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब निकालने के बाद जो बॉल रहेगा, जो भी कलर का बॉल आया मेरे हाथ में, वो निकालने के बाद वो बॉल वापस से बैग के अंदर जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, मतलब विथ रिप्लेसमेंट हो जाता है वो, ठीक है। तो अगर सपोज एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइम मेरा हाथ बैग के अंदर डाला और ब्लैक कलर का निकला, ठीक है, ब्लैक कलर का निकला, मैंने ब्लैक लिख दिया। अब विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो ब्लैक कलर का जो बॉल है वो बैग के अंदर वापस से जाएगा। तो जब मैं सेकेंड टाइम को बॉल निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार बोला है, 2 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन वन आफ्टर द अनदर, तो जब फर्स्ट टाइम ब्लैक निकलेगा, विथ रिप्लेसमेंट बोला है, बैग के अंदर वापस जाएगा। जब मैं सेकेंड टाइम वापस से हाथ डालूंगा तो मेरा चांसेस क्या रह सकता है कि ब्लैक बॉल वापस से आ सकता है। तो मतलब बॉल के जो कलर है वो रिपीट हो गए, वो होता है विथ रिप्लेसमेंट में। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला रहता तो अगर सपोज मैंने ब्लैक बॉल निकाल दिया तो बैग के अंदर वापस से नहीं जाएगा, तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक ही कलर मिलने के चांसेस है, रिपीट नहीं हो गए कलर। अब यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो जो कलर है वो रिपीट होने के चांसेस है। तो अब स्टेट द सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एस लिखना है। तीन कलर के बॉल है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ठीक है। अब क्या बोला है, सैंपल स्पेस में लिखना है। सिंस ये रिप्लेसमेंट के साथ है तो फर्स्ट टाइम पहले हम ब्लैक के साथ करते हैं। ब्लैक निकला, ठीक है। अब ब्लैक निकालने के बाद विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो ब्लैक कलर का बॉल वापस से बैग के अंदर जाएगा, तो मेरे चांस है ना कि वापस से ब्लैक ही निकले, इसलिए 2 ब्लैक। उसके बाद में वापस से फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, फर्स्ट ब्लैक सेकेंड ग्रीन, ये हो गया ब्लैक के साथ। अब करेंगे हम रेड के साथ। फर्स्ट रेड निकला, रेड निकालने के बाद वापस से विथ रिप्लेसमेंट बोला है इसलिए वो बैग के अंदर जाएगा। अब बैग के अंदर गया है तो मेरे चांस है कि सेकेंड टाइम भी रेड निकले, इसलिए 2 आर। फिर रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। अब रेड के साथ हो गया, सेकेंड हम करेंगे ग्रीन के, थर्ड हम करेंगे ग्रीन के साथ, जी जी, ग्रीन एंड ब्लैक एंड जी एंड आर, हो गया। तो अभी इसमें एन ऑफ एस कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, 3 कलर के बॉल है, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, एक बैग के अंदर। उसमें से वो लोग 2 बॉल निकाल रहे हैं, एक के बाद एक विथ रिप्लेसमेंट के साथ। तो विथ रिप्लेसमेंट के साथ का मतलब होता है अगर मैंने एक बॉल निकाला पर्टिकुलर कलर का तो वो निकालने के बाद वो बैग के अंदर वापस से जाएगा। तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब मैं सेकेंड टाइम बॉल निकालूंगा तो वही कलर के बॉल निकले, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 बार ब्लैक लिखा है, 2 बार रेड लिखा है और 2 बार ग्रीन लिखा है। अंडरस्टूड, इजी था ये। थर्ड क्वेश्चन,
अब ये कॉइन वाला सम है। अ कॉइन एंड डाई आर टॉस्ड, ठीक है, एक कॉइन है और एक डाई है, उसको टॉस किया गया है। स्टेट द सैम्पल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, 3 इवेंट्स दिया है ए बी सी, हम एक एक करके एक इवेंट को अप्रोच करते हैं। वापिस से क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कॉइन है और एक डाई है, उसको टॉस किया है। तो जब एक कॉइन बोला तो उसके 2 प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं, एक हेड और टेल। और जब डाई को फेंका जाता है, मतलब डाइस को, उसके 6 हो जाते हैं, 1 से लेके 6 तक जो नंबर है डाइस के ऊपर वो। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, ए, गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर, गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। तो पहले तो हम सैम्पल स्पेस लिख देंगे इसका। सैम्पल स्पेस में क्या हो जाएगा, हेड, उसके साथ डाइस भी है तो इसलिए H1 H2 H3 अप टू H6 तक लिखना है। हेड के लिए हो गया। अब सेकेंड चांस क्या रह सकता है मेरा, टेल, तो T1 T2 अप टू T6। ये रहा हमारा सैम्पल स्पेस। अब इवेंट ए, क्या बोला है इवेंट ए, गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। इवन नंबर सबको पता है क्या रहता है, जो 2 से डिविजिबल रहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नंबर में आ जाता है। अब हमें चेक करना है क्या दिया है वो लोग ने, हेड और इवन नंबर। तो हेड तो ये रहा और इवन नंबर भी चेक करना है। 1 इवन नंबर है, नहीं है। 2 इवन नंबर है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। 3 इवन नंबर है, नहीं है। 4 इवन नंबर है, यस आ जाएगा। 5 इवन नंबर है, नहीं। 6 है, यस। इजी था ये। तो फर्स्ट इवेंट हो गया। अब सेकेंड इवेंट क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। यहाँ पे हेड टेल नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हमें सिर्फ हेड और टेल दोनों का कंडीशन दोनों का चांस लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में, और उसके साथ प्राइम नंबर भी लिखना पड़ेगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, ठीक है। तो अभी सिंस ये लोग ने बोला नहीं है कि हेड चाहिए कि टेल चाहिए, तो हम दोनों के लिए लिखेंगे। तो पहले हेड के लिए लिखते हैं। हेड में कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3 और 5। तो H2, H3, H5, ठीक है, हेड के लिए हो गया। अब टेल के लिए लिखेंगे, कौन से है, T2, T3 एंड T5। सिंपल था। सी, थर्ड इवेंट क्या दिया है, गेटिंग अ टेल एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। गेटिंग अ टेल, टेल तो पता है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, अगर कौन सा नंबर, सेम नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कौन सा भी नंबर रूट के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है, रूट के अंदर हम लिखते हैं, और जब वो रूट के बाहर आके हमें एक नेचुरल नंबर देता है, एक नेचुरल नंबर देता है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि 16। अब 16 रूट के बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, 4। अब ये 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अगर हम 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हमको एक रिजल्ट मिलता है और वो रूट निकालने के बाद हमको वही नंबर मिलता है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अब परफेक्ट स्क्वायर में कौन से नंबर आते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको रूट के अंदर लिखता हूँ, अब मैं 49 लिख दिया, तो 49 रूट के बाहर आके क्या होता है, 7। अब 7 को मैं वापस से 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 49 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं है, जैसे कि रूट 5 रूट के बाहर आने के बाद कुछ 2 पॉइंट में देता है, जो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कंडीशन में क्या दिया है, गेटिंग अ टेल एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, गेटिंग अ टेल एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब टेल कौन से है, यहाँ पे टेल है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से रहेंगे, 1 और 4। तो C इक्वल्स टू T1 एंड T4। 1 क्यों, क्योंकि रूट 1 ही रहता है, एंड 1 इंटू 1 इज़ 1, एंड रूट 4 क्या है, रूट 4 बाहर आने के बाद 2 हो जाता है, मतलब 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर 1 and 4 आर परफेक्ट स्क्वायर, और कंडीशन में दिया था टेल। इजी सम था ये बहुत।
तो नेक्स्ट टाइम अब फिफ्थ सम देखेंगे। फोर्थ सम में थोड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो जो मैं इस लास्ट में बता दूंगा, न्यू कॉन्सेप्ट है। पहले फिफ्थ सम पे ध्यान देते हैं हम। क्या दिया है, 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस आर थ्रोन मतलब 2 डाइस है तो फेंका गया है। अब इसका सैम्पल स्पेस सबको पता है क्या हो जाता है, टोटल 36। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 अप टू 6,6 लिखना है हमें, ठीक है। राइट द फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहले सैम्पल स्पेस लिख देते हैं हम 2 डाइस के लिए, ठीक है। अब 2 डाइस के लिए सैम्पल स्पेस लिखने बोला है तो मैं लिख रहा हूँ। क्या आएगा, 1,1, 1,2, 1,3 अप टू 6,6 लिखना है हमें। थोड़ा टाइम लगता है लिखने इसमें। फाइव कोमा 1, 5,2, 5,3, फाइनली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस लिख दिया है 2 डाइस के लिए, जो टोटल 36 ही आना चाहिए। अगर 36 नहीं आता है तो तुम कहीं ना कहीं रॉन्ग हो। अब देखते हैं इवेंट्स में क्या क्या दिया है हमें। क्या दिया है फर्स्ट इवेंट, पी। सम ऑफ द नंबर्स, सम का मतलब होता है प्लस। सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस, मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उसका सम करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो डिविजिबल बाय 3 और 4 रहना चाहिए, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 और 4। अब जो 2 डाइस दिया है यहाँ पे, ठीक है, 2 डाइस है। अब जो ये नंबर है इसको ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है, जैसे कि वहाँ पे ये 1,1 है तो 1 + 1 कितना हो जाता है, 2। हमें चेक करना है कि ये जो टोटल सम मिलता है हमें वो 3 और 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि 3 और 4 से कौन से नंबर्स डिविजिबल है। पहले तो 3 रहेगा, पहले 3 के लिए देखते हैं। 3, 6, 9, 12 और 4 के लिए क्या रहेगा, 4, 8, 12। अब मैं ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लास्ट 6,6 है और 6 + 6 12 देता है। तो यहाँ पे 16 से 12 के बड़ा नंबर लिख के कुछ मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना है ये सब ऐड करने के बाद हमें ये सब नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं। अगर ऐड करने के बाद ये नंबर मिल रहा है तो वो पी, जो इवेंट है ये वाला पी, इसके अंदर चले जाएगा। जो इवेंट पी है ना, सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज डिविजिबल बाय 3 और 4, ये इवेंट इसके अंदर चले जाएगा। तो P = पहले देखते, अभी 1,1 है तो 1 + 1 2 नहीं जाता है। 1,2, 1 + 2 दैट इज़ 3, 1 + 2 = 3, तो 3 इज डिविजिबल बाय 3, यस, तो आ जाएगा। तो अभी सिंपल है, आपको समझ गया रहेगा कि क्या करना है। ये दो नंबर को ऐड करना है और चेक करना है कि इसमें से हमको नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट कौन सा है, 1,3, तो 1 + 3 = 4। अब यहाँ पे 4 है और 4 इज डिविजिबल बाय 4, यस, तो वो भी आ जाएगा। तो ऐसे एक एक करके हमें चेक करना है और सब आंसर्स लिखना है। तो 1,5 भी आ जाएगा क्योंकि 1 + 5 6 रहता है। अब 1,6 नहीं आएगा क्योंकि 1 + 6 is 7 and 7 is not divisible by 3 and by 4 also. अब next 2, 2,1, 2 + 1 is 3 and 3 is divisible by 3, yes. 2,2, 2 + 2 is 4, 4 is divisible by 4, yes.
तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं कि सब नंबर्स हमने लिखा है या नहीं लिखा है। अभी यहाँ पे 1+2 इज़ 3 डिविजिबल बाई 3s, यहाँ पे आ जाएगा 1,3, 1,3, 1+3 इज़ 4, yes, 1+5 6, yes, 2+1 3, yes, 2+2 4, yes, 2+4 6, yes, 2+6 8, yes, 3+1 4, yes, 3+3 6, yes। तो आप सब चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि राइट है कि नहीं है। अब यहाँ पे इसका जो सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ पी भी लिखना बोला है, नहीं लिखने बोला, तो हम तो एन ऑफ पी नहीं लिखेंगे। अब सेकेंड इवेंट क्या दिया है, Q सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7, मतलब जो यहाँ पे 2 डाइस है उसका ऐड करने के बाद हमें चेक करना है कि 7 है या नहीं है। अगर 7 आता है तो हम लिख देंगे। वापस बता रहा हूँ, 7 ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस मतलब बोथ द डाइस इज 7। सम मतलब प्लस, 2 डाइस मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर है, ये सब जो नंबर्स है हमको प्लस करके 7 लाना है। अगर 7 है तो हमें वो इवेंट में लिखना है। अब कौन से नंबर्स हमें 7 देंगे, Q इक्वल्स टू 1,1 नहीं देगा, 1,2 नहीं देगा, 1,3 नहीं देगा, डायरेक्ट लास्ट में आएगा 1,6, क्योंकि 1+6 इज 7, तो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है 2,5, 2+5 इज 7। नेक्स्ट कौन सा है 3,4, 3+4 इज 7। नेक्स्ट कौन सा है 4,3, फिर 5,2 एंड लास्ट में 6,1। अब यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर्स लिखा है 1+6 इज 7, 2+5 इज 7, 3+4 इज 7, 4+3 इज 7, 5+2 इज 7 एंड 6+1 इज 7, सब 7 मिल गया। और यहाँ पे कौन सा भी ऐसे नंबर्स नहीं है जो मेरे को टोटल मतलब सम में 7 दे रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू बोथ द डाइज इज 7, तो मैंने 7 के जितने भी नंबर्स टोटल मुझे दे रहे सम, सब मैंने लिख दिया है। तो ये सम इतना ही था। नेक्स्ट, तो यही सब में और इवेंट्स दिए हैं। सी क्या दिया है, सी में आर दिया है एक इवेंट, सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज़ अ प्राइम नंबर। सम मतलब वापस से प्लस करके देखना है हमें, और बोथ द डाइस के ऊपर सम करने के बाद हमें क्या चाहिए, एक प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स रहते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स है। तो हमें ऐड करने के बाद हमें इनमें से नंबर्स चाहिए। मैं लिख के दे रहा हूँ प्राइम नंबर्स कौन से है, 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब मैं 11 से बड़ा नंबर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 6+6 इज 12, तो 12 हमें उससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें ऐड करके हमें ये सब नंबर्स चाहिए क्योंकि ये सब प्राइम नंबर्स है। तो इवेंट आर इक्वल्स टू, अब हमें चेक करना है कि कौन से डाइस के ऊपर जो नंबर है हमें ये सब नंबर्स दे रहे हैं। तो पहले 2 के लिए लिखेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस लिखा था पहले से। अब 2 में कौन से नंबर्स टोटल दे रहे हैं मुझे, 1,1, तो मैं 1,1 लिखूँगा। नेक्स्ट, और कौन सा नंबर्स है जो मुझे 2 दे रहा है टोटल में, नहीं, क्योंकि 1,1 देगा क्योंकि सबसे छोटा नंबर है। बाकी का कौन सा है, नेक्स्ट नंबर है 3, प्राइम नंबर है। अब 3 कौन से नंबर्स देंगे मुझे, एक 1,2 देगा और एक 2,1 देगा, तो मैं वो दोनों लिख दूंगा अभी। तो 1,2 एंड 2,1। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 5। 5 में कौन से नंबर्स देंगे, 1,4, 2,3, 3,2 एंड 4,1। तो मैं ये सब नंबर्स लिख रहा हूँ, 1,4, 4,1, 2,3 एंड 3,2। और कौन से नंबर्स है जो मुझे 5 दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर कौन सा है 7। 7 में कौन सा रहेगा, 1,5, 2,5, सॉरी 1,5 नहीं, माई मिस्टेक, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 एंड 6,1। तो अब मैं 7 के लिए लिख रहा हूँ 1,6 एंड 6,1, देन 2,5 एंड 5,2, 3,4, 4,3।
सब हो गए 7 के लिए। अब लास्ट नंबर कौन सा है? 11। तो 11 में सिर्फ दो नंबर देगा, एक 5,6 है और 6,5 है। तो 5,6 एंड 6,5, ये इवेंट हमारा सक्सेसफुल रहा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें और एक कुछ तो चेक करने बोला इसके बाद भी। क्या है? ऑल्सो चेक वेदर इवेंट्स पी एंड क्यू, जो फर्स्ट दो इवेंट्स थे पी एंड क्यू, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और एक दिया है इवेंट्स क्यू एंड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये जो दो चीज़ें दी है हमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, हमें चेक करना है। अब ये जो दो चीज़ें थे ये सेट्स में पढ़ा था हमने। अब तुम्हें याद नहीं रहा तो मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ क्या होता है दोनों। तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब दो सेट को बोला है, दो सेट को चेक करते हो, ऑब्वियसली हम एक सेट को चेक नहीं कर सकते। सो इफ ए, जो भी सेट रहा, अभी यहाँ पे मैंने दो सेट ए और बी ले रहा हूँ, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं हम इंटरसेक्शन में, ठीक है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी मतलब दो सेट का अगर इंटरसेक्शन मुझे एक नल सेट देता है, नल सेट मतलब एक एम्प्टी सेट, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मुझे दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट देता है तो वो एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट रहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन मुझे नल सेट नहीं देता है तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। इजी था ये, वापस बता रहा हूँ। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने के बाद मुझे एम्प्टी सेट मिलता है, मतलब नल सेट, तो वो दो सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे। और अगर नॉट इक्वल टू नल सेट रहेगा तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा। ये रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ठीक है। अब और एक जो था म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो उसमें क्या चेक करना है? इफ़ दो सेट का यूनियन, यूनियन मतलब सब एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसको रिपीट नहीं करते हम, वो मुझे सैम्पल स्पेस देता है। सैम्पल स्पेस मतलब जो मेन सेट रहता है ना, सैम्पल स्पेस जितने सब पॉसिबल आउटकम या रिजल्ट लिखा जाता है, अगर मुझे वो देता है दो यूनियन, अगर दो सेट का यूनियन मुझे सैम्पल स्पेस देता है तो वो एग्जॉस्टिव हो जाता है। और अगर नॉट इक्वल टू देता है तो ऑब्वियसली नॉट एग्जॉस्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने बोला है कि चेक वेदर इवेंट्स पी एंड क्यू, जो फर्स्ट दो इवेंट्स हमने फाइंड आउट किया था, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हमें दोनों चेक करना है। तो पहले एक्सक्लूसिव के लिए क्या निकालेंगे हम? इंटरसेक्शन, ठीक है, पी और क्यू का। तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसका बोला है? पी एंड क्यू। क्वेश्चन में पी एंड क्यू दिया है तो मैं पहले पी एंड क्यू का निकालूंगा। तो पी एंड क्यू कहाँ पे? ये रहा पी एंड क्यू। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो सेम एलिमेंट्स है, वही आता है पी एंड क्यू में, इंटरसेक्शन में। तो पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू, अब हम चेक करते हैं कि कौन से कॉमन एलिमेंट्स है। कुछ नज़र आ रहा है तुम्हें कॉमन? 1 2 है, नहीं है। 1 3 है, नहीं है। 1 5 है, नहीं है। 2 1 है, नहीं है। अब मैं यहाँ पे सब देख चुका हूँ, एक भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब एक भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन एक भी एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे, मतलब ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ऑब्वियसली अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं सेट के अंदर लिखूंगा ही क्या? तो सेट खाली रहेगा, मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट। देयरफॉर पी इंटरसेक्शन क्यू मुझे मिल रहा है एक एम्प्टी सेट। अब मैंने ऊपर एक कंडीशन लिखा था, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने के बाद मुझे एम्प्टी सेट मिल रहा है तो क्या रहेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? चेक वेदर इवेंट्स पी एंड क्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने चेक किया, इंटरसेक्शन नल सेट मिल गया, तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू नल सेट, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? एग्जॉस्टिव। तो फॉर एग्जॉस्टिव हमें क्या चेक करना है?
यूनियन। अब यूनियन अगर सैम्पल स्पेस से मैच करता है तो वो एग्जॉस्टिव रहेगा, अगर सैम्पल स्पेस से मैच नहीं करता है तो एग्जॉस्टिव नहीं रहेगा। तो P यूनियन Q। अब मुझे लगता है कि तुम्हें यूनियन निकालना आता है, तो तुम चेक कर लो क्या आएगा। अगर वो सैम्पल स्पेस से मैच करता है तो तुम्हें लिख देंगे सिंस P यूनियन Q इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक भी एलिमेंट मिस आउट कर जाता है, ठीक है, अब सैम्पल स्पेस में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, टोटल 36 है। अगर P यूनियन Q निकालने के बाद मैं डायरेक्टली देखता हूँ, गिनता हूँ, मैं डायरेक्ट गिन ही रहा हूँ, मैं यूनियन है तो मुझे सब एलिमेंट्स उसमें लिखना पड़ेगा, सब एडअप हो जाता है यूनियन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। P यूनियन Q में मेरे को 26 एलिमेंट्स है और सैम्पल स्पेस में 36, मतलब 10 एलिमेंट्स मिसिंग हैं, तो ऑब्वियसली सैम्पल स्पेस से मैच नहीं करेगा। तो देयरफॉर सिंस P यूनियन Q इज़ नॉट इक्वल टू सैम्पल स्पेस इट इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैं इतना टाइम पास नहीं करता हूँ ये पूरा सैम्पल स्पेस P यूनियन Q लिखने का, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सिंस P यूनियन Q इज़ नॉट इक्वल टू सैम्पल स्पेस देयरफॉर it is not exhaustive। तो अब जो सेकेंड फाइंड करने बोला है, इवेंट्स Q एंड R आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो ये तुम खुद से कर सकते हो क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला बता दिया है। सिर्फ क्या करना है, तुम्हें Q एंड R का इंटरसेक्शन निकालना है। अगर इंटरसेक्शन नल सेट रहा तो एक्सक्लूसिव रहेगा, अगर नल सेट नहीं रहा तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा। एग्जॉस्टिव में क्या करना है, दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के बाद चेक करना है कि वो सैम्पल स्पेस से मैच करता है कि नहीं। सारे के सारे एलिमेंट्स मैच करने चाहिए, 36 और 36 दोनों में 36 एलिमेंट्स रहने चाहिए। अगर रहे तो वो एग्जॉस्टिव रहेगा और अगर नहीं रहा तो वो नॉट एग्जॉस्टिव रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशन से हमें सब तो पता ही होंगे, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर मैं पूछता हूँ कि दो नंबर को ऐड करना है 2 एंड 3, तो 2 + 3 कितना हो जाता है 5। अगर मैं बोलता हूँ कि हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 एंड 5, तो 3 × 5 देगा मुझे 15। ये सब बेसिक ऑपरेशंस थे, ठीक है। अब एक न्यू ऑपरेशन है, ऑपरेशन या फंक्शन कुछ भी बोल सकते हो मैं, ये है फैक्टोरियल, ठीक है, FACTORIAL, क्या, फैक्टोरियल। और जैसे कि प्लस का सिंबल प्लस होता है, माइनस का सिंबल ये माइनस का सिंबल है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो सिमिलरली फैक्टोरियल का भी एक खुद का सिंबल है जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो अगर सपोज तुमको मैंने बोला कि एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, फॉर एग्जांपल 4, अब 4 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे फैक्टोरियल का सिंबल आ जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, 4 से जो जितने भी छोटे नंबर्स है हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 1 तक, ठीक है। 4 से जो छोटे छोटे नंबर्स हैं हमें मल्टीप्लाई करना है 1 तक। तब 4 से नंबर कौन से 4 × 3 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा, × 1 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि 4 से जितने छोटे नंबर्स हैं हमें मल्टीप्लाई करना है 1 तक। तो 4 से कितने नंबर्स है, 3 2 1। अब मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आंसर क्या रहेगा, 4 3 = 12, 12 2 = 24, 24 × 1 = 24। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी नंबर रहेगा उसे छोटे नंबर से तुमको मल्टीप्लाई करना है अप टू 1। तो मैं 6 फैक्टोरियल बताता हूँ। 6 में क्या आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये कितना देगा देखते हैं हम, 6 5 = 30 और 30 × 4 120, 120 × 3 240, सॉरी वापस से बता रहा हूँ, मेरा गलती हुआ था। 6 5 = 30, 30 × 4 = 120 एंड 120 × 6, क्योंकि 3 2 = 6 एंड 6 1 = 6, 6 1 = 6, तो 120 × 6 कितना देगा मुझे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये देगा मुझे 720। तो आप घाई में गलत नंबर मत लिख देना, जैसे कि मैंने ओरली सॉल्व किया था, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो तुम्हें
डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन करके तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट सम जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इसके ऊपर ही रहेगा। और एक है कॉम्बिनेशन। अभी एक चैप्टर है तुमको इसके ऊपर पूरा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो अब तक स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तुमको उससे। तो परम्यूटेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम कॉम्बिनेशन देख लेते क्या होता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको कि 4 बॉल है, ठीक है, जिसके ऊपर नंबर्स है। ये कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ मैं। 4 बॉल है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 बॉल्स है। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है एग्जैक्टली अब मैंने बोला कि मुझे 2 बॉल रैंडमली सिलेक्ट करना है। इसमें से कितने बॉल? 2 बॉल रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो ये कितना वेज में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने पॉसिबल वेज है, मतलब तरीका है कि हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मैन्युअली करके बता रहा हूँ, बाद में फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला वे क्या रहेगा, ये 2, सेकेंड वे रहेगा ये 2, थर्ड वे रहेगा ये 2। तो मैं पहले लिख रहा हूँ 1 and 2, ठीक है। सेकेंड क्या होएगा 2 and 3, थर्ड हो जाएगा 3 and 4, ये हो गया। फिर और एक वे कैसा रह सकता है 1 and 3, 2 and 4, तो 1 and 3, 2 and 4। और कौन से वे रह सकते हैं 1 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, 4। और कौन सा वेज है बचा कि हम इसको लिख सकते हैं, नज़र आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स? और कौन सा वे है जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं दो बॉल्स को? नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना वेज हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब टोटल वेज कितने हो गए 6। लेकिन अब ये 4 बॉल थे इसलिए हम थोड़ा इजी पड़ा। अगर और कौन सा वे रह गया मुझसे छूट गया रहेगा तो आप चेक कर सकते हो वापस से। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है। और कौन सा वेज है यहाँ पे हम चेक करने के 1 3 सब हो गया, मुझे 6 नज़र आ रहा है। अगर कुछ छूट गया रहेगा तो सॉरी, आप चेक कर सकते हो वापस से। अब मुझे यहाँ पे 6 वेज नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे 4 बॉल था इसलिए इजी पड़ा। क्या अगर क्वेश्चन में 10 बॉल्स के ऊपर आया तो तुम लोग ऐसा तो बना नहीं सकते ना कि जब भी 10 बॉल्स हुआ तो 2 बॉल निकालने के कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बहुत सारे। सिमिलरली अगर मैंने नंबर बढ़ा दिया 50 या 20 तो तुम इतना तो बड़ा करते नहीं बैठोगे ना, और इतना काउंट करने फिर तुम इतना टाइम तो रहेगा नहीं एग्जाम में। इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है NCR। N रहता है टोटल नंबर्स और R रहता है हमें जितना क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पे N कितना रहेगा 4, ठीक है। अब मुझे निकालना कितना इसमें से 2, तो R हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने अभी तुमको बताया क्या होता है। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। वापस बता रहा हूँ, n रहता है टोटल नंबर ऑफ जो भी पर्टिकुलर चीज़ रहेगा, और r रहेगा जो भी इवेंट में हमें चूज़ करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने 4 बॉल दिया था इसलिए n के जगह पे 4 आएगा, और मैंने बोला हमें 2 बॉल निकालना है इसलिए r के जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से देखते हैं कि कितने वेज पॉसिबल है ये एग्जांपल के हिसाब से। तो मैं n के जगह पे 4 डाल के देखता हूँ और r के जगह पे 2 इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r क्या है 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग है, ठीक है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब जो कैंसिल हो रहा है टर्म्स वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 1 चले गया, 1 तो नॉर्मल 1 ही रहता है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 6 मिला, और जो मैंने मैन्युअली सॉल्व किया था वो भी 6 ही था, मतलब मैं राइट था। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन मेरे से छूटा नहीं। तो ये भी 6 मिला, फॉर्मूले के हिसाब से मैं गया वो भी 6 मिला। तो मतलब ये तो 4 बॉल्स के लिए थे इसलिए मैंने मैन्युअली सॉल्व करके फटाफट मिल गया। अभी सपोज 10 बॉल्स मिल जाते। एक मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक क्लास में 50 बच्चे हैं और टीचर को 2 मॉनिटर सिलेक्ट करना है। तो अभी मैम के पास, टीचर के पास
2 मॉनिटर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स। तो अब मैम किसको भी सिलेक्ट कर सकती है, तो मैम के पास 50 वेज है। अब कितना सारा रहेगा, मैं अगर नाम तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स के भी नाम बताने गया तो टाइम हो जाएगा, तो मैं नंबर्स के हिसाब से गया 1 to 50 स्टूडेंट्स हैं। तो मैम के पास ऑप्शन क्या रहेगा? 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 9 10, ऐसे कितने सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अब ये सब हम काउंट तो करते बैठ नहीं सकते, कितना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये, इसलिए यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ NCR। तो अब यहाँ पे छोटे नंबर्स थे 4C2, इसलिए फटाफट हो गया मैनुअली, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखने गए तो 50 स्टूडेंट्स मतलब n के जगह पे 50 आ जाएगा। अब टीचर को मॉनिटर कितना बनाना है? 2, तो r के जगह पे 2 आ जाएगा, तो 50C2 फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, जो आंसर मिलेगा वो रहेगा टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब n ऑफ s, ठीक है। तो अब हम फोर्थ सम देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है पूरा का पूरा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम्स दैट इज n ऑफ s फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 25 लॉटरी टिकट्स, एक बॉक्स के अंदर 25 लॉटरी टिकट्स है। एनी 3 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। अभी 25 में से हमें 3 रैंडमली टिकट्स निकालने हैं। अगर आप मैन्युअली करने जाओगे तो मतलब 1 to लेके 25 तक लॉटरी टिकट्स रहेगा, आप निकालना कितना है? 3। तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 1 2 3, फिर उसके बाद में 2 3 4, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6, ऐसे आप लिखते बैठोगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ NCR। अब यहाँ पे कितना बोला है? 25, तो n के जगह पे 25 आ जाएगा, और निकालना कितना है? 3, तो r के जगह पे 3 आ जाएगा। बहुत इजी सम था ये, तो मैं लिख रहा हूँ फोर्थ सम। अब लॉटरी टिकट्स कितना है? इक्वल्स टू 25। निकालना कितना है? रैंडमली 3 टिकट्स आर ड्रॉन, ठीक है। तो n ऑफ s फॉर दिस क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू NCR। n कितना है? 25, तो 25। c कितना, r कितना है हमें निकालना है? 3, तो 3। अब फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। n क्या है? 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा इसमें? तो 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। अब मैं ये यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, क्यों पता है? क्योंकि नीचे 25 माइनस 3 मुझे कितना देगा? 22, तो नीचे 22 फैक्टोरियल आ गया इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 22 फैक्टोरियल और ये 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टाइम बच जाता है। इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या रहेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल नहीं हो रहा है वो मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है? 2 1 ज़ा 2, 12 ज़ा, 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा, लास्ट में क्या बचता है? 25 इंटू 4 इंटू 23। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा हमें वो फाइनल आंसर रहेगा। अब कितना मिलता है देखते हैं। तो 25 इंटू 23 करता हूँ मैं, पहला जो बड़ा नंबर है। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 7 0 10, 1 2 2 ज़ा 4 5, दैट इज़ 575। और एक नंबर है 4, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 2 इज़ 30, 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 23, मतलब 2 3 0 0 बेस है हमारे पास। 25 टिकट में से 3 टिकट्स निकालने के 2300 वेज है। अब ये इतना हम काउंट करते बैठे तो कितना टाइम लग जाता, इसलिए हम लोग ने फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज़ किया। ये वाला सम इजी था, तो आप आगे के जितने भी सम्स है इसके ऊपर तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए सेकंड क्या दिया है। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, एक ग्रुप है 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स के, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 7, 4 + 3 = 7। एनी 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। कितने स्टूडेंट्स चाहिए हमको? 2, कितने में से? 7।
तो अब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, n कितना रहेगा यहाँ पे 4 + 3 दैट इज 7, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं 2, तो 7C2 मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये सम आप खुद से कर सकते हो। थर्ड में क्या दिया है हमें, 5 balls are randomly placed into 5 cells such that each cell will be occupied। 5 balls है, 5 सेल है, मतलब 5 कबर्ड जैसे सेल्स हैं। हमें एक बॉल एक एक सेल में डालना है सच दैट एक भी सेल खाली नहीं रहेगा, मतलब सब सेल ऑक्यूपाइड, मतलब एक भी सेल खाली नहीं रहेगा। तो इसमें क्या करना है, बहुत ईजी, इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, हमें फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज़ करना है। 5 बॉल है, ठीक है, और 5 सेल है। अब इसमें क्या होगा, हमें देखना है हर बॉल को ईच इंडिविजुअल सेल में डालना है सच दैट एक भी सेल खाली नहीं रहा। तो ये बॉल इसके अंदर चले गया तो एक बॉल कम हो गया, एक सेल कम हो गया, कितने बच गए, 4 सेल 4 बॉल, सॉरी 4 बॉल 4 सेल। ये इसके अंदर चले गया तो क्या हो जाएगा, 3 बॉल बचेगा और 3 सेल बचेगा। फिर ये इसके अंदर चले जाएगा, कितना बचा, 2 बॉल 2 सेल। ये इसके अंदर चले गया, 1 बॉल 1 सेल, तो क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये 5 4 3 × 1 क्या हो जाता है, 5 फैक्टोरियल। अब कितना बचा ये, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। मतलब हमारे पास 5 बॉल को 5 अलग अलग सेल में डालने के लिए हमारे पास 120 डिफरेंट वेज़ है। अब 120 डिफरेंट वेज़ मतलब मैं बता रहा हूँ, पहला बॉल इसमें जा सकता है, 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 ये एक 5 वे हो गया। फिर सेकेंड बॉल इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, ये अलग 4 वे। तो अब ये हर बॉल के लिए करते बैठेंगे तो कितना टाइम चले जाएगा, इसलिए हम लोग ने फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 6 बॉल्स एंड 6 सेल्स दिया रहता तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आता। अगर 10 बॉल्स 10 सेल्स दिया रहता तो 10 फैक्टोरियल यूज़ होता। ईजी था ये सम। तो अब जो नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट वही दिया है, 6 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन अ रो फॉर फोटोग्राफ। 6 स्टूडेंट्स है, अरेंज करना है, तो कौन से वेज में रह सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में, दैट इज 6 × 5 × 4 × 3 × 1 दैट इज 720। ईजी था, ठीक है। अब जो अगले सम्स है वो आप इजीली खुद से कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जो कार्ड वाला सम है 10th स्टैंडर्ड में था, आप खुद से कर लोगे। 52 कार्ड्स रहते, सबको पता है। कार्ड में 4 शेप के पैटर्न रहते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, ये भी सबको पता है। हर एक जो हार्ट और डायमंड है वो रेड कलर के रहते हैं, स्पेड एंड क्लब ब्लैक कलर के रहते हैं। हर एक सूट में, मतलब जो सूट मतलब जो इंडिविजुअल जो पैटर्न रहता है ना, हार्ट, उसको सूट बोलते हैं। उसके अंदर हर एक में इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स रहते हैं, 13 13 13 13, एज से लेके 2 तलक, ठीक है। जैसे कि हिंदी में ही बोल देता हूँ मैं, इक्का, बादशाह, रानी, गुलाम, फिर 10 9 8 अप टू 2 तलक। तो सबको पता है, सब ने कार्ड्स खेला रहेगा, नहीं खेला रहेगा तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो क्या रह सकता है कार्ड्स के अंदर। तो आप बाकी जो 3 सम्स है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझता है कुछ तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये रहा फर्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक यू सो मच।